बात मत करिए। प्रक्षेप गति से श्योर रहिए कि एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। कैसे आएगा? पहले तो सिद्ध करने के लिए आएगा। सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ कैसा हो जाता है? परवलयाकार हो जाता है। एक ये सिद्ध करने के लिए आएगा। और कभी कभी आता है कि प्रक्षेप में परास क्या है, उसका आवर्तकाल क्या है, परास मतलब रेंज क्या है। अभी ये टर्म आपको नहीं समझ में आएंगे, अभी स्टार्ट करते हैं समझ में आएगा। सबसे पहले प्रक्षेप क्या है? प्रक्षेप मतलब होता है फेंकना। जिस चीज़ को आप फेंक दिए, कैसे फेंक दिए? ऊर्ध्वाधर नहीं फेंके। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, एकदम सीधा अपराइट मोशन नहीं होगा। मतलब कि जैसे इस मार्कर को मैं ऐसे ऊपर से छोड़ दूं तो ये सरल रेखा में गति है, या इस मार्कर को क्या करूं ऐसे ऊपर फेंक दूं तब भी ये क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति है। परंतु इस मार्कर को ऐसे ऊर्ध्वाधर गति न कराएं। कैसे कराएं? यहाँ से ऐसे आप लोगों की तरफ फेंक दें तो कैसी गति हो जाएगी? प्रक्षेप गति। तब इस गति को क्या कहा जाएगा? प्रक्षेप गति कहा जाएगा। यानी जब भी किसी वस्तु को हम लोग क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकें, परंतु वो कोण 90 अंश न हो, वो कोण 90 अंश न हो, तब वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति कहा जाता है। जैसे देखिए, ये हो गया। ये आपका क्या है बताओ? ऊर्ध्वाधर। क्या है? ऊर्ध्वाधर, या इसे वर्टिकल क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। ये क्या है? क्षैतिज। क्षैतिज को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्लियर? अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को आप लो, जैसे मान लो बॉल है। अगर बॉल को हम ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक दें, ये ऊपर जाए और फिर ऊपर से कहाँ आ जाए? नीचे। तो ये आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हो, इसे क्या कहा जाता है? सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और उसके बारे में आप सब कुछ पढ़े। सरल रेखा में गति को लेकर के दूरी पढ़े, विस्थापन पढ़े, त्वरण पढ़े ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, क्या नहीं पढ़े? गति के सभी समीकरण पढ़े। v = u + at, x = ut + ½ at², आप सब कुछ पढ़े। कैसी गति में? सरल रेखा में गति हो। अब सरल रेखा में गति दो कंडीशन होता है। एक तो क्षैतिज सड़क पे हो जाए, तो इसमें इक्वेशन क्या लगा था? v = u + at। और अगर ऊर्ध्वाधर गति हो जाए तो v = u + gt या v = u - gt। ये सब पढ़े हो ना? अरे भाई, त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। अब क्या है कि इस कंडीशन में जो आप प्रक्षेप गति पढ़ने जा रहे हैं, उसमें वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाएगा। मतलब जैसे ये बॉल है, इस बॉल को अब इधर नहीं फेंकेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में फेंक देंगे। ऐसे इस बॉल को जब हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे फेंक देंगे, फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा बताइए? ये चलते 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 ऐसे आ जाता है कि नहीं बताओ? आ जाता है ना। जैसे आप देखिए, वो वैगन व्हील दिखाते हैं किसी क्रिकेटर का, वैगन व्हील, ऑफ साइड कितना शॉट मारा है, लेग साइड कितना मारा, स्ट्रेट साइड कितना शॉट मारा। तो ऐसे धनुष की तरह नहीं बनता है। देखो पूरा फील्ड में चौका छक्का जो बनता है, तो ये यानी अब क्या है? उस गेंद को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंके हो, उस गेंद को आप क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंक दिए, हॉरिजॉन्टल से कुछ कोण पर। आगे नहीं समझे? थीटा डिग्री पर। तो जब भी हम लोग किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर क्या करते हैं? फेंक देते हैं, तो ऐसी गति को ही क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति कहा जाता है। अब जो ये मोशन पूरा हो रहा है इस वाले पाथ पर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सी गति है? प्रक्षेप गति है। कौन सी गति हो गई? प्रक्षेप गति हो गई। क्लियर? नहीं समझ में आ गया ना? अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस गेंद को इधर जो मैं फेंका हूँ वो इधर फेंक दूँ, ऐसे नहीं फेंक सकता क्या? बस तभी ये प्रक्षेप गति है, तभी ये क्या है? प्रक्षेप गति है। बस एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रक्षेपण यानी जो आप फेंक रहे हो जिस ऑब्जेक्ट को, वो फेंकने का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज से, वो अगर 90 डिग्री है
तब वहाँ पे गति क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। और जब आप 90 डिग्री के बियॉन्ड मतलब उसे छोड़ करके किसी भी एंगल पे फेंक देते हो 89 डिग्री तक भी, तब भी वो क्या हो जाएगा, प्रक्षेप गति। क्या हो जाएगी, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें फार्मूले सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब रुक जाओ, देखो प्रक्षेप गति आपका टॉपिक है जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आएगा, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानो क्या क्या इसमें टर्म है। इसमें एक टर्म आता है कि जब देखो एंगल वगैरह बन जाए, एंगल बन जाएगा तो इसकी वेग के दो घटक हो जाएंगे। वेग के कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक। समझो कैसे, ये वाला वेग मान लो इधर जो आप फेंके हो, अभी कल के न्यूमेरिकल क्लास में मैं समझाया था, ये u है। क्या है, सपोज करो u, भाई प्रारंभिक वेग u से फेंक दिए। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो वियोजन का रूल बताओ, कंपोनेंट रूल क्या है, रेक्टेंगुलर क्या था कंपोनेंट, अरे सटा कास हटा साइन घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या बताया था, जिधर एंगल लगा है उधर कास आएगा और ऊर्ध्वाधर वाला क्या आएगा, साइन आएगा। बहुत समझे, अच्छे समझो इसका कॉन्सेप्ट। तो ये जो u है इधर थीटा लगा है तो इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ, u cos थीटा। r नहीं u है ना, वो u cos थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा इसको इरेज कर दें बॉल को, तो क्या आ जाएगा बताओ, u sin थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या हो गया, u cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा। एक क्या हो गया, u sin थीटा, और एक क्या हो गया, u cos थीटा, जो आप r cos थीटा और r sin थीटा पढ़े थे ना। अब चलो देखो, u cos थीटा का क्या नाम है, क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है वेग का क्षैतिज घटक। क्या कहते हैं, वेग का, क्या कहते हैं इसको, वेग का क्षैतिज घटक। और इसे शो करते हैं यूयक्स से, किससे, यूयक्स से, क्षैतिज घटक। ये क्या हो गया, वेग का क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में, यूयक्स। इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब घटक, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, समझ ही रहे हो। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, यूएक्स, और जो कि क्या है, u cos थीटा है। जो ऊपर की तरफ है क्या है वो बताओ, u sin थीटा। तो u sin थीटा को क्या कहा जाता है, वेग का ऊर्ध्व घटक। हाँ, वेग का ऊर्ध्व घटक, जिसे हम लोग क्या शो करते हैं, ui से। इसे क्या बोला जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। अरे भाई ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल, कंपोनेंट मतलब घटक, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या है, यूएक्स है, u cos थीटा, और जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्व कंपोनेंट है वो क्या है, u sin थीटा। अब दोनों में शर्त है। शर्त क्या है कि जो क्षैतिज घटक है वो हमेशा नियत रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका, जैसे मान लो एंगल क्या सा वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, चलो मैं कुछ वैल्यू लेके बताता हूँ। मान लो u की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है, 60 डिग्री। सपोज करो कितना है, 60 डिग्री। तो क्षैतिज घटक कितना आएगा, कौन बताएगा, क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, बोलो, अरे u cos थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा, 30 cos 60 की वैल्यू 1/2, 15 आ गया कि नहीं। इसका मतलब जिस गेंद को मैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज से थीटा डिग्री पे फेंका हूँ, कितने वेग से फेंका हूँ, वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर देखा जाए
तो उस गेंद की क्षैतिज दिशा में जो घटक आएगा वो घटक कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये नियत रहेगा। नियत मतलब ये न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। अच्छा, घटक का मतलब क्या होता है समझाएं? मतलब जो ये 15 आ गया, तुम ऐसे समझो कि एक ऐसे ऊर्ध्वाधर मिरर यहाँ लगा हुआ है, एक शीशा ऐसे लगा हुआ है और एक मिरर ऐसे नीचे रखा हुआ है, और तुम दोनों मिरर जहाँ जुड़े हैं वहीं से मान लो गुलेल या कुछ भी ऐसे सोचो करो, वहाँ से ऐसे क्या मिलिए, मार दिए धड़ाम से, या तोप ही है, तोप मिसाइल को क्या करा, फेंक दिया। या आप क्या करते हैं, वो सर्विस करते हैं ना बैडमिंटन से ऐसे, तभी तो वो क्या सब वही तो है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, नहीं समझे? तो आप क्या करें, यहाँ से ऐसे चिड़िया को सर्विस कर दिए। अब यहाँ भी मिरर लगा है, यहाँ भी मिरर लगा है, तो चिड़िया का जो इमेज बनेगा चिड़िया का, समझ रहे नहीं, वो कहाँ बनेगा, इस शीशे पर भी बनेगा और इस शीशे पर भी बनेगा। तो आप देखेंगे इस वाले शीशे पर चिड़िया क्या चलेगी, एक समान चाल से चलेगी, न तो उसका चाल बढ़ेगा न तो घटेगा। मगर हाँ, इस वाले शीशे पर देखोगे तो चिड़िया की चाल बढ़ेगी भी और घटेगी भी। जैसे जैसे चिड़िया यहाँ से मारोगे ऊपर जाएगा तो इसका चाल घटता हुआ जाएगा, यानी शीशे में देखोगे तो शुरू में तेज़ से चलेगा इसका फोटो, और उसके बाद जैसे जैसे जाएगा कम होते होते यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, चिड़िया रुक गया यहाँ पे, नहीं समझे? फिर उसके बाद चिड़िया कहाँ आने लगा, नीचे। तो चिड़िया जब नीचे आने लगेगा तब भी तो इसका इसमें इमेज बनेगा कि नहीं? तो इस वाले शीशे में चिड़िया क्या चलेगा, चिड़िया की जो गति, जो इमेज बनेगी चिड़िया की, इमेज मतलब फोटो प्रतिबिंब जो भी कह लो, वो 15 से ही चलेगा, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। मगर जो ऊर्ध्व वाला रहेगा, शुरू में उसका इमेज तेजी से चलेगा, फिर कम होते यहाँ रुक जाएगा, फिर इसके बाद नीचे आएगा तो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? अब इसका जवाब देना है क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्षैतिज क्यों नियत है और ऊर्ध्व वाला घटक क्यों बदल रहा है और घट रहा है। तो ध्यान समझना। अब आ गया त्वरण, कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। जब आप चिड़िया को बल लगा के छोड़ देते हो तो इसके ऊपर कौन सा बल लगता है, गुरुत्व बल। ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क करेगी, चिड़िया के ऊपर कौन सा बल लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्व बल या ग्रेविटी उसको कहते हैं, लगेगा। जब ग्रेविटी लगेगा उसके ऊपर, तो ध्यान समझना। अब जैसे ये मान लीजिए आपकी चिड़िया हो गई ऐसे ना, और इस पर ग्रेविटी लगा इधर लंबवत, mg नीचे लगेगा, और एक गति ऐसे है क्षैतिज और एक गति ऐसे है, तो बल का तुम घटक निकाल लो। क्या निकालोगे, बल का घटक। यहाँ देखो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो बल का घटक अगर निकालोगे तो इधर की तरफ क्षैतिज में क्या आएगा, mg cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी ऊर्ध्व घटक का, ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, मिसलीडिंग लड़के कर जाते हैं, रटे रहते हैं कि क्षैतिज वाला नहीं बदलेगा, मगर रीजन समझना। ये मारकर ये क्षैतिज दिशा हो गया, बल कहाँ लग रहा है, ऐसे नीचे। इसका मैं घटक निकाला, mg cos 90 इधर आएगा और mg sin 90 इधर ही आएगा, नहीं समझे? mg जो घटक होता है परस्पर लंबवत होता है, ये वाला घटक mg cos 90, इसके लंबवत mg sin 90, ये खुद ही है ना। sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो mg यही हो गया कि नहीं? ये बताओ, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इस दिशा में कोई बल नहीं लगेगा। अब बताओ, जब क्षैतिज दिशा में कोई बल ही नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल दिशा में, तो उसमें काहे का त्वरण होगा, नहीं। और जब त्वरण एक्सीलरेशन नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वस्तु एक नियत चाल से चलता रहेगा। अब समझा कि नहीं? इस वजह से प्रक्षेप गति में क्षैतिज घटक क्या रहता है, नियत रहता है। रटाते हैं लोग, इस चीज़ को रटा देते हैं कि रट लो, नियत रहेगा, क्षैतिज घटक क्या रहेगा, नियत। और ऊर्ध्व घटक क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों बदलेगा भाई, ऊर्ध्व घटक देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ है और बल कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो विरोध करेगा ना बल, उसका करेगा कि नहीं? इस वजह से ऊर्ध्व घटक जब तक ये बेचारा ऊपर जाता रहता है तब तक mg उसका क्या करता है, विरोध, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती रहती है। यहाँ के बाद जब नीचे आने लगेगा तो उसकी दिशा और बल की दिशा दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर इसका वेग बढ़ता चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जब आकर के टकराएगा तो फिर 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब समझो, यानी अगर कोई बाण को ऐसे तिरछा मारेगा, तिरछा ऐसे मार दिया,
अब उसका क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक समझना। तुम कैसे समझोगे? तिरछा मारने के बाद एक बहुत बड़ा सा शीशा इधर लगा है, एक बहुत बड़ा सा शीशा कहाँ लगा है? नीचे लगा है। तो बाण का इमेज नीचे वाले शीशे पर भी बनेगा और ऐसे खड़े वाले शीशे पर भी बनेगा। जो नीचे आपका है, यानी जिसे हॉरिजॉन्टल मिरर कह सकते हो, उस मिरर पे जो एरो का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? एक यूनिफॉर्म बनेगा और एक समान चाल से ऐसे चलता चला जाएगा। मगर इस वाले मिरर पर शुरू में जो बाण, जब तक बाण ऊपर जाएगा तब तक इस वाले मिरर पे क्या हो जाएगा? उसका जो इमेज बनेगा शुरू में तेजी से चलेगा शीशे पर, फिर कम होते होते एक जगह जा करके रुक जाएगा, फिर वहाँ जब नीचे आएगा तब स्पीड तेजी से बढ़ते हुए नीचे। अब समझ में आ गया? चलो, क्लियर है ना? बहुत कुछ सीख लिए। क्या क्या सीखे? प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को क्षैतिज से या हॉरिजॉन्टल से किसी कोण पर या न्यून कोण पर कह लो फेंक दिया जाता है, तब उसकी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। गति के दौरान वो जिस पथ को अपनाता है, देखो गति के दौरान ये ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे आता है कि नहीं, तो जिस पथ को वो अपना लेता है उस पथ को क्या कहा जाता है? परवलयाकार पथ। क्या कहा जाता है? या प्रक्षेप पथ। क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ। और प्रक्षेप पथ होता कैसा है? परवलय। इसका नाम क्या है? परवलय। इस आकार को धनुष के आकार का जो बन जाता है या यू शेप का कदो बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? परवलय। आया ना? बोलो। पैराबोला इंग्लिश में कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं परवलय को। ठीक है, क्लियर? अब परवलय में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। एक कौन सा घटक है? क्षैतिज, और एक क्या है? ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक का फार्मूला क्या होगा? यू कास थीटा। याद रखो। अब ऊर्ध्व घटक का फार्मूला क्या होगा? यू साइन थीटा। क्षैतिज घटक नियत रहेगा कि बढ़ेगा? और ऊर्ध्व घटक शुरू में घटेगा, जब वो नीचे आने लगेगा तो बढ़ेगा। ठीक है। कोई पूछ ले क्षैतिज घटक क्यों नियत रहता है? कहोगे कि गुरुत्व बल का क्षैतिज घटक की दिशा में जो मान होता है वो शून्य होता है। गुरुत्व बल का क्षैतिज घटक की दिशा में अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं तो शून्य होता है। इस वजह से उस दिशा में कोई बल ही नहीं लगता है, और बल नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? त्वरण शून्य, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहेगा। ऊर्ध्व वाला क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो गुरुत्व बल के विपरीत लगा रहता है, जिसकी वजह से वो बढ़ता भी है और घटता भी है। हो गया? चलो, तो आप क्या समझ गए? वेग का क्षैतिज घटक, वेग का ऊर्ध्व घटक। अब इसमें एक टर्म आता है प्रक्षेप पथ की ऊंचाई। क्या आता है? देखो, प्रक्षेप पथ की ऊंचाई या हाइट ऑफ इसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल पाथ। तो देखो, प्रक्षेप पथ की ऊंचाई क्या होता है? जिस वस्तु को आप फेंके हो क्षैतिज से न्यून कोण पर, शुरू में क्या होगी? उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। देखो, बढ़ नहीं रही ऊंचाई? बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो गई? मैक्सिमम। फिर इसके बाद कम होने लगी। तो जहाँ पर इसकी ऊंचाई मैक्सिमम होती है उसी ऊंचाई को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ की ऊंचाई कहा जाता है। तो यानी ये वाला जो पोर्शन हम लोग का यमयन, इसे मैं जूम कर लूँ तो यमयन एमएन को क्या कहा जाएगा? प्रक्षेप पथ की ऊंचाई। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ क्या कहेंगे? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ इसको कहा जाता है। और ये नियत नहीं रहेगा, शुरू में बढ़ेगा ना, और फिर यहाँ पे घटेगा। अच्छा, इसमें एक है, ध्यान समझना, यहाँ पर यम पॉइंट पर ध्यान देखो। क्या हो गया जी? ये लोग कुछ कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कॉपी में पेन गिरा दी। चलिए, यहाँ देखो, क्षैतिज घटक यहाँ पर यूएक्स रहेगा, मगर अब ये ऊपर जाना बंद कर दिया ना, तो यूआई का मान यहाँ पे क्या लिख दोगे? 0। क्या लिख दोगे? 0, क्योंकि बस हमारा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें समझ नहीं समझ में आया? जैसे जैसे आप फेंके हो, क्षैतिज हमेशा लेके चलेगा इसको। क्षैतिज घटक ही है जो उस बाल को कहाँ लेके बढ़ रहा है? आगे। कहाँ बढ़ रहा है? आगे। और ऊर्ध्व घटक कहाँ लेके चल रहा है? ऊपर। एक ऊपर लेके जा रहा है, एक आगे लेके जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट यही बन गया। आया ना समझ में? तो क्षैतिज घटक तो हमेशा नियत है, क्षैतिज घटक तो हमेशा नियत है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक यहाँ पे उच्चतम बिंदु पे क्या हो जाता है? शून्य। उच्चतम बिंदु पे शून्य। तो जब आपसे पूछा जाए प्रक्षेप पथ की ऊंचाई क्या है, तो एक परिभाषा तो ये है
कि प्रक्षेप पथ का जिस बिंदु पे सबसे अधिकतम ऊंचाई होता है उसी को प्रक्षेप पथ की ऊंचाई कहते हैं। कुछ राइटर कहते हैं कि जिस बिंदु पर ऊर्ध्व घटक शून्य हो जाए, कुछ ऐसे लिख देते हैं, जिस बिंदु पर ऊर्ध्व घटक क्या हो जाए, शून्य हो जाए। देखो यहाँ पर ऊर्ध्व घटक शून्य हो गया कि नहीं, तो उस बिंदु की धरातल से जो ऊंचाई होती है उसे प्रक्षेप पथ की ऊंचाई कहते हैं। वो भी सही है, यानी प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पे ऊर्ध्व घटक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं एरो से बनाऊं तो आप और अच्छे से समझोगे। जरा देखो कैसे, हाँ एरो से देखो कैसे। शुरू में मैं क्या बोला, जब शुरू में आप फेंकोगे तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो उसका ऊर्ध्व वेग क्या होगा, घटेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक जब वो चलेगा बाल, क्षैतिज घटक तो नियत है ना, और अरे वाह, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, नियत है। देखो यूएक्स हो गया, यहाँ ध्यान देखना, ये क्या हो गया, यूएक्स। तो यानी यूएक्स वाले तीर की लंबाई कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगी। नहीं समझे? क्यों नहीं कम ज़्यादा होगी भाई? क्योंकि ये क्या है, नियत है। नहीं समझे? नहीं समझ में आया भाई? कंपोनेंट तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है कि नहीं? तो क्षैतिज घटक अगर इतना लंबा मैं बना दिया तीर, तो हर जगह इतना लंबा ही बनाऊंगा, क्योंकि वो न तो बदल रहा है, न तो घट रहा है, न तो बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब देखो, बस तुम बस ऐसे देख भर लो। अभी मैं फिर से फिगर बनाऊंगा, बस एक ही जगह पूरा बना करके आपको समझा दे रहा हूँ। अभी कुछ लिखवाया नहीं, कुछ नहीं, बस आप समझो। आज सिर्फ जो 45-50 मिनट का क्लास चलेगा उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, बस समझना, कुछ लिखना नहीं है। बस हेडिंग डाल के आज चले जाओगे घर। हाँ, कल आओगे तब राइट करा करके फिर से इसको क्या करेंगे, समझाएंगे वन बाई वन। देखो ये क्या हो गया, ये नहीं बदलेगा। शुरू में जब आप किसी चीज़ को फेंकते हो, मैं क्या बोला, उसका ऊर्ध्व वेग। अच्छा ये बताओ, वर्टिकल मोशन में ही जब आप किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकते थे तो ऊपर जाते समय उसका वेग कम होता था कि बढ़ता था? कब तक कम होता था? जब तक वो रुक नहीं जाता था, और जब लौटता था तो बढ़ने लगता था। यानी शुरू में ये वाली जो ui होगी वो लंबी रहेगी ना, और इधर आते आते धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। अब समझ में आया? कम होते होते यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0, और जब इधर आएगी तो फिर बढ़ना चालू करेगी। तो यानी क्या हो जाएगा, एक यहाँ ले लें ux, ये थोड़ा सा इतना बड़ा या इतना बड़ा हुआ ui, अब फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ पे। अब समझ में आया? अब इस फिगर का मतलब समझ में आ रहा है? तो कुछ राइटर ऐसे बनाए रहते हैं। अब लड़के नादान परिंदे, उन्हें इस सब का कोई मतलब ही नहीं पता है कि क्यों तीर लंबा है छोटा है, बस वो कहते हैं ये सब यूएक्स ui है। अब समझ में आया? यानी जब भी आप घटक दिखाओगे तो यूएक्स वाला जो एरो रहेगा वो सेम लेंथ का हर जगह रहेगा। अब नाप के मत बनाना, अनुमान से ही बना देना। और जो ui वाला रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुँचता है, तो ui वाले एरो का लंबाई क्या रहेगा, शुरू में बड़ा रहेगा, फिर कम होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो क्या सीखे, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक, प्रक्षेप पथ की ऊंचाई। प्रक्षेप पथ की ऊंचाई पे जहाँ होता है वहाँ पे ऊर्ध्व घटक का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर आप क्या सीखे, क्षैतिज घटक को जब एरो से दिखाएंगे तो हर जगह समान लंबाई का एरो बनाएंगे। ऊर्ध्व घटक में शुरू में बड़ा बनाएंगे, फिर कम करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर देंगे उस एरो की लंबाई। इसके बाद फिर इस एरो की लंबाई बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में जब टकरा जाएगा तो न तो क्षैतिज घटक न तो ऊर्ध्व घटक, सब 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर बात आता है परास। क्या आता है, प्रक्षेप का परास, रेंज किसको कहते हैं, जहाँ से आप फेंके हो। चलो इस चीज़ को मैं फिर इरेज, जहाँ से आप फेंके हो, जैसे यहाँ से मैं फेंका और यहाँ तक ही आ गया है, तो जो ओयम है, ओयम यही रेंज है इसका, यही इसका क्या है, रेंज है, जिसे क्या कहा जाता है, परास। यानी प्रक्षेप द्वारा, प्रक्षेप मतलब जिसको आप फेंकते हो, जिसको फेंक दिए उसका नाम क्या है, प्रक्षेप। प्रक्षेप द्वारा धरातल पर, किस पर, धरातल पर तय की गई
सबसे बड़ी दूरी या परास जो होता है प्रक्षेप द्वारा धरातल पर, यानी देख रहे हो ये धरातल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, और यहाँ से आप फेंके यहाँ आ गया, तो जो सबसे अधिकतम दूरी वो तय कर लेता है धरातल, उसी को क्या कहा जाता है, परास। प्रक्षेप का क्या कहा जाता है, परास कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर से रिकॉल करो क्या सीखे। सबसे पहले प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से। प्रक्षेप गति किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी भी अन्य कोण पर जाने दिशा में फेंक दें, वो क्या है, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप क्या है, जिसको फेंक दिए वो प्रक्षेप है। हाँ, प्रक्षेप पथ क्या है, प्रक्षेप जिस पथ को अपनाते हुए चलता है, या प्रक्षेप गति प्रक्षेप मतलब जिसको फेंके हो, जिस पथ को अपना लिया वो प्रक्षेप पथ है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। प्रक्षेपण कोण क्या है, जितने डिग्री पर क्षैतिज से आप फेंक दिए वस्तु को, वो प्रक्षेपण कोण है, या उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एंगल। प्रक्षेपण बिंदु क्या है, जहां से फेंकते हो, यहाँ से फेंक रहे हो ना उसे, तो ये क्या है, प्रक्षेपण बिंदु हो गया, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद क्षैतिज घटक क्या है, वस्तु का क्षैतिज दिशा में जो घटक प्राप्त हो जाता है वो क्षैतिज घटक है, वो नियत रहता है, वो क्या होता है, यू कास थीटा। ऊर्ध्व घटक क्या है भाई, धरातल के लंबवत जो वे का घटक आता है वो क्या है, ऊर्ध्व घटक है, वो यू साइन थीटा होता है। वो समय के साथ चेंज होता है, शुरू में घटता है, और मैक्सिमम पॉइंट महत्तम ऊंचाई के बाद क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और फिर धरातल से टकरा करके शून्य हो जाता है। परास क्या है, प्रक्षेपण बिंदु और लास्ट में जहाँ टकराया वो बिंदु, दोनों के बीच की जो दूरी या विस्थापन का लो, उसे क्या कहा जाता है, परास। बता तो दिया, जिस बिंदु पर ऊर्ध्व घटक का मान शून्य हो जाए, उस बिंदु की धरातल से जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आपको, बोलो, लिखवाएं अब, बताओ जी। सबसे मेन इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन है कि हाँ, एक मैं आपको देखो टर्मिनोलॉजी छूट रहा है, इसे बोला जाता है प्रक्षेप काल, टाइम पीरियड, आवर्त काल। क्या बोला जाता है, आवर्त काल। भाई यहाँ से फेंके और यहाँ से चलते चलते यहाँ करके टकराएगा तो कुछ समय लगेगा कि नहीं, इसे क्या कहा जाता है, आवर्त काल, या कहा जाता है प्रक्षेपण समय। क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण समय। आवर्त काल तो जब कोई चक्कर लगाता है बार बार तब होता है, इसे क्या बोलेंगे, प्रक्षेपण समय। तो एक और हो गया, प्रक्षेपण समय क्या है, जब आप प्रक्षेप को फेंके और जब वो धरातल से टकराया, तो फेंकने और टकराने के बीच के समय को क्या कहते हैं, प्रक्षेपण समय। और सबसे मजे की बात तो ये है, जितना ओ से यम तक जाने में लगेगा समय, उतना यम से, फिर यहाँ यम लिख दिया हूँ, यम से यन भी लिया हूँ, पी लिख लें, तो यम से पी तक आने का टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। अरे आप पढ़े थे, किसने सरल रेखा में नहीं बताया था कि आप फेंको किसी चीज़ को, अगर वो 5 सेकेंड में ऊपर गया है तो 5 सेकेंड में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो भाई इसको यहाँ से यहाँ तक उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में जितना समय लगेगा, उतने ही समय वो कहाँ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। आया ना समझ में? यानी टोटल समय 2t, टोटल समय क्या करेंगे, 2t। यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल करके उसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा समय आ जाएगा। यही आपका हो गया प्रक्षेपण समय। बताओ क्या दिक्कत है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आप इसके क्या समझे हैं, टर्म समझे हैं। क्या समझे हैं, टर्म। टर्म में सबसे मेन क्या समझे हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक, प्रक्षेपण की ऊंचाई और प्रक्षेप का परास और प्रक्षेपण समय। क्षैतिज घटक नियत रहेगा, ऊर्ध्व घटक समय के साथ चेंज होगा। ऊंचाई किसे कहेंगे, जहाँ पे ऊर्ध्व घटक का मान शून्य हो जाए, उसकी धरातल से जो दूरी होगी वो ऊंचाई है। परास क्या है, जहाँ से फेंकिए, जहाँ से टकराए, उसके बीच का जो विस्थापन होगा उसका क्या कहा जाता है, परास कहा जाता है। अभी आप फार्मूला पढ़ेंगे, परास का फार्मूला, प्रक्षेपण समय का फार्मूला, समझ रहे हैं नहीं, ऊंचाई का फार्मूला। और अभी आप सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। एग्जाम में आता है, सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो अभी डेरिवेशन चालू होगा। डेरिवेशन चालू होने से पहले ये आपका पूरा उसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दिया। कोई दिक्कत इसमें?
नहीं ना? चलो अब लिखना चालू करो। आप पहले लिखो तब फिर